बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के हलफ का मामला आज बज़ाहिर हल हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने का हुक्म दिया है। अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो फिर स्पीकर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मैंने हलफ लेने से इनकार नहीं किया, आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। JUI ने आज ही पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज किया है, जिस पर कल अदालत में समाअत होना है। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का मामला हल हो गया है, लेकिन इस तब्दीली के सूबे पर क्या असरात होंगे? खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी पहली तकरीर में कहा है कि वफाक को अफ़गान पॉलिसी तब्दील करना होगी, लेकिन क्या वो इसी ज़ोर शोर से अफ़गानिस्तान को भी ये कहेंगे कि वो दहशत गर्दों से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी तब्दील करें, महफूज ठिकानों को ख़त्म करें? इन सब मामलात पर बात करेंगे और साथ ही गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीदें और ख़दशात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, कल मिस्र के शहर शर्म शेख में मुनक़िदा गज़ा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र, कतर और तुर्की के सरबराहान ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। ये अमन मुआहदा कितना पायदार होगा और क्या मुस्तकिल जंगबंदी कायम रह पाएगी, और अगर इसराइल ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो फ़रीक़ैन के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? खैबर पख्तूनख्वा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, जबकि शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। महमूद जान बाबर, ब्यूरो चीफ़ समा TV पेशावर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मौज़ूज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं। इख्तियार वली खान साहब, नून लीग और JUI नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी कह रही है। आज JUI पेशावर हाई कोर्ट भी गई है, जबकि हाई कोर्ट ने गवर्नर को वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म भी दे दिया है। अब आपको अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले लेनी चाहिए, चूँकि गवर्नर भी कह चुके हैं कि आज मैं पेशावर पहुँच जाऊँगा। PTI के पास मैंडेट है, 90 वोट उन्होंने लिए हैं, तो उनको हुकूमत करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है ये जो प्रीवियस थे अपने चीफ मिनिस्टर, उनके रेजिग्नेशन का मामला, जी। और दूसरा है नए वाले जो नामजद वजीर आला है उनके इलेक्ट होने का तरीक़ेकार। तो ये दोनों अलग अलग स्टोरीज हैं। वो जो पहले वाला है उसमें यह है कि मेरे ख्याल में अगर गवर्नर साहब के पास ये इस्तीफा पहले दिन ही हैंड रिटन भेज देते और अपने असली दस्तखतों के साथ, तो शायद ये नौबत ना आती। इसीलिए गवर्नर साहब ने उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे कहा कि आप अपना आ जाएं मेरे पास और अपने इस्तीफे की आप दोबारा तस्दीक कर लें या तरदीद कर लें। थोड़ी सी उसमें एक बात यह भी थी कि माजी में भी शायद आपने देखा हो कि जो इनकी हुकूमत चली गई तो कई दर्जन MNAs जो थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे नेशनल असम्बली से, और बाद में वो कहते रहे कि ये इस्तीफे हमारे नहीं हैं, इस पे दस्तखत हमारे नहीं हैं। तो एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो इस्तीफों के हवाले से है, फिर उस पर दस्तखतों के हवाले से, तो फिर स्पीकर को एक एक करके बुलाना पड़ा और एक एक से पूछना पड़ा कि ये इस्तीफा आपका है या नहीं है। फिर आपको पता ही है कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, कितने ने नहीं दिया, तनख्वाह कितने लोग लेते रहे, गाड़ियां मराहत इस्तेमाल करते रहे। तो उस वजह से गवर्नर ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको ये बात कही कि आप आके इस बात की तस्दीक करें, क्योंकि आपके दो अलग अलग इस्तीफे आए हैं और दोनों साइनों में फर्क है। करने का इख्तियार है क्या गवर्नर के पास? चूंकि उनकी जो पोजीशन है वो तो इख्तियार वली साहब वो तो सिंबॉलिक है ना। अब गवर्नर के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। सर, मेरे ख्याल में इतनी बेतौकीरी गवर्नर की नहीं करनी चाहिए। गवर्नर के पास ये इतना इख्तियार जरूर है। अगर ना होता तो फिर ये इस्तीफा आप गवर्नर के पास क्यों भेज रहे हैं? वो तो आईन में लिखा हुआ है, आप अडियाला जेल रिजेक्ट नहीं कर सकता वो। तो आईन में लिखा है, तो उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं किया, सेटिस्फेक्शन तो उन्होंने करनी है ना। वो सेटिस्फेक्शन तो अपनी करेंगे कि ये आपका जो अब आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 कहता है कि आपने हैंड रिटन इस्तीफा देना है, तो क्यों नहीं भेजते हैंड रिटन इस्तीफा? भेज देते ताकि कोई ये भाम ही ना रहता। सही। दूसरी बार आप वही भेजते हैं जो आईन कहता है, अब फिर उसमें दस्तखत में फर्क आ जाता है। अब दूसरी बात आपने की कि जो JUI गई है, मौलाना लुत्फुर रहमान साहब ने जो पिटीशन की है कल पेशावर हाई कोर्ट में,
उसमें जो डेट फिक्स है उसकी बुनियादी तौर पर यही है कि आज भी, अभी मेरे साथ एक सूबाई वजीर इनके बैठे हुए थे किसी शो में, जी जी, आज भी वो जो कैबिनेट है वो इंटैक्ट है। सही। आज भी जो प्रीवियस वजीर आला है वो इंटैक्ट है। कैन यू इमेजिन, आप मुझे बता सकते हैं कि एक वजीर आला के होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब हो सकता है? यही गवर्नर की जो थी तो वो असल और आईनी जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चले, तो आपका ये नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया इख्तियार वली साहब, आप ये कह रहे हैं कि आईनी तकाजे पूरे करने चाहिए थे। शौकत यूसुफजई साहब बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बात सुन के। शौकत यूसुफजई साहब, क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं? और जिस तरह इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, जो उनकी बातों का क्रक्स है वो यही है कि आईनी तकाजे आप पूरे कर लेते, चूंकि आपकी एक पोजीशन तो बड़ी स्ट्रांग है, 93 मेंबरान हैं आपके सूबाई असम्बली में, तो आईनी तकाज़ों को पूरा करके फिर ये आप सारा प्रोसेस अडॉप्ट कर लेते। क्या इतनी जल्दी थी? मैं तो इनकी बातें शौकत यूसुफजई साहब की मुस्कुराहटें बता रही हैं कि वो दोबारा वजीर बनने जा रहे हैं। अच्छा, चलें वो उनसे पूछ लेते हैं वजीर बनेंगे नहीं बनेंगे, वो तो अभी फैसला करेंगे, कैबिनेट का फैसला तो करना है। बहरहाल असल चीज़ ये है ना कि कोई आइन, कोई कानून नहीं रोक सकता इस सारे प्रोसेस को। ये कहते हैं 2 वजीर आला, कहाँ है वजीर आला? वो बेचारा चीख चीख कर कह रहा है मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और असम्बली के फ्लोर पे भी कह दिया है, और उसके बाद स्पीकर ने शेड्यूल अनाउंस किया, और उसमें मेरे जो भाई हैं इनके पार्टी के शाहजहान यूसुफ ने कागजात नामजदगी जमा कराए। लुत्फुर रहमान साहब, जो बाद में किसी ने उनसे कहा कि ये आपने क्या कर दिया, आपने तो, आपसे तो हमने कोई और काम लेना था, तो वो कागजात नामजदगी उन्होंने भी जमा किए। पूरा दिन वो कन्विंसिंग भी करते रहे, अपने लिए लॉबिंग भी करते रहे कि एक कंसेंसस हो जाए, एक उम्मीदवार सामने आ जाए। नहीं हो सका शाम तक, इनसे कोई बंदा हमारा नहीं टूट सका। ये तो मानेंगे ना कि मेरा जो भाई है इसने खुद कहा था कि 30-35 लोगों का रब्ता है हमारे साथ। इनके तमाम वज़रा साहिबान कह रहे थे कि जी पीटीआई तो ख़त्म है, पीटीआई तो है ही नहीं। तो लेकिन इस सब के बावजूद अगर इलेक्शन होता है और 90 वोट सुहेल अफरीदी को पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है ना ये आएँ बाएँ शाएँ करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। सूबे के हालात पहले से आपको पता है, मुल्क के हालात आपको पता है। इन हालात में हम और मज़ीद इसके जलती पे तेल डालने का काम कर रहे हैं। क्या बेहतर नहीं होता कि वफाक की तरफ से अच्छा मैसेज आता है कि जी नई तब्दीली आई है, हम उसका खैर मकदम करते हैं क्योंकि सूबे के हालात और सब मिलकर हम काम करना चाहते हैं। तो फिर इसके बाद सुहेल अफरीदी के जो स्टेटमेंट है या उनका बयान है, फिर उस पर इनको बड़ी तकलीफ हुई। ये नहीं देखते हैं कि तारड़ साहब ने एक लम्हा ज़ाय के बगैर कि जैसे ही सुहेल अफरीदी का नाम आता है वो फ़ौरन आ जाते हैं कि जी ये तो फ़ंड ले रहा है बाहर से और ये तो सहूलतकार है। आप अंदाज़ा करें कि एक सिटिंग मेंबर के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात, अगर ये आपके कानून आइन होता तो क्या इनके खिलाफ डिफेमेशन लागू नहीं होता? नहीं, बात ये है ना कि शौकत यूसुफजई साहब के अली अमीन गंडापुर साहब से शायद इनको मोहब्बत ज्यादा है, जिस वजह से वो उनको ही वजीर आला देखना चाहते हैं। आखिर उनकी वोटों की भी तौहीन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह बनी है तब्दीली की? कोई एतराज नहीं किया, आपके किसी इदारे ने एतराज नहीं किया। अचानक जब सीएम बनने की बात आती है आप सामने आ जाते हैं कि जी ये तो देखिए, आप पहले उसकी मुखालफत की, अब जो है ना इन्होंने कहा कि हम बंदे तोड़ देंगे, नहीं टूटे। अब ये डिलेइंग टैक्टिसेस हो रही हैं। देखिए इससे सूबे को नुकसान हो रहा है, ये कोई सियासत नहीं हो रही है। अच्छा, वैसे आपने अपने मेंबरान को छुपा के कहाँ पे रखा था जो इन तक पहुंच ही नहीं सके? हालात ठीक हो गए हैं तो करना क्या है, आप बताएं ना आप शौकत साहब। और आज जो पता नहीं किन किन के साथ तस्वीरें आई हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, आप पता नहीं ठीक है गलत है, मुझे अभी किसी ने भेजी है, तो ये तो देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन फिलहाल तो हम अपने सूबे के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम अपने सूबे के हालात को ठीक करना चाहते हैं। आप इसमें जल्दी का तेल पे काम वो करना करें, वरना ये हालात और ख़राब हो जाएंगे। चलें, आप ये कह रहे हैं कि जल्दी पे तेल ना छिड़के वरना हालात और ख़राब हो जाएंगे। महमूद जान बाबर साहब, अदालती फैसले के बाद अब गवर्नर कल वज़ीर आला से हलफ ले पाएंगे? इबाम ख़त्म हो चुका है या मज़ीद कोई बहरान हो सकता है? चूँकि JUI की दरख्वास्त पर भी कल समाअत होनी है अभी महमूद जान बाबर साहब, और दोनों तरफ के आपने आर्ग्यूमेंट सुन लिए, कौन सही है कौन गलत है इस सारे खेल में जो खैबर पख्तूनख्वा में रचाया गया? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मसला तो ये है कि अभी ख़तरा टला नहीं है PTI के लिए। अच्छा, जितने भी लोगों से, कानूनी माहिरीन से, आइनी माहिरीन से बात हुई है, एक मसला सिर्फ हल हुआ है कि वज़ीर आला से हल्फ लिया जाए। अब
एक दरख्वास्त ऐसी है जो कल ये तय करेगी कि आया ये वज़ीर आला ठीक बने हैं या नहीं बने। तो अगर अदालत की तरफ से उसके खिलाफ कोई हुक्म इम्तना आता है, कोई स्टे होता है, तो फिर ये हल्फ बर्दारी भी रुक जाएगी। और ये मुझे जितने लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जब तक ये मसला हल नहीं होता फिर तब तक अली अमीन गंडापुर ही को ये वजारत आला संभालनी होगी। अच्छा, यानी मामला इतना आसान नहीं है। कल हाई कोर्ट में जो होने जा रहा है वो पीटीआई के लिए एक मुश्किल सूरत हाल अभी बाकी है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए मुश्किल सूरत हाल है। अभी दोनों जमातें बहस कर रही हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर, तो इस पर महमूद जान साहब आपकी क्या राय है? जी देखें, मेरा ख्याल है कि इसमें तहरीक इंसाफ जो ये कह रही है कि वो वज़ीर आला बन गए हैं, उसमें थोड़ा सा कमज़ोरी है। उसकी वजह यह है कि अभी ये बात कल अदालत तय करेगी। वो तमाम कानूनी नुकात दे के वो मुकम्मल तौर पे जायज़ा ले के बताएगी, क्योंकि अब ये तो दोनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन बीच की एक अथॉरिटी जो है अपीलिंग अथॉरिटी, उसके सामने केस गया हुआ है। अगर वो ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर ये जिन लोगों ने इसे चैलेंज किया है उनका पल्ला फिर भारी हो जाएगा। और ये इम्कान है इसका कि वो ये हो भी सकता है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा। इसके इम्कानात 50% से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये हो जाएगा तो फिर हल बर्दारी भी अपनी जगह पर रुक जाएगी। और पीटीआई का ये जो पीटीआई को अभी तक जो जीत आज उसकी हुई है वो मेरे ख्याल में 50% से कम है। इसलिए कल का ये केस उसके लिए बड़ा अहम है कि अगर वो ये जीत जाए और इसमें उसके मौक़िफ़ की जीत हो तो फिर ही उसके लिए रास्ता खुलेगा, नया वज़ीर आला आएगा। वरना मेरा ख्याल है कि फिर मुख्तसर कमेंट करिएगा। शौकत यूसुफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं इख्तियार वली साहब की तरफ जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इख्तियार वली साहब बैठे हैं, महमूद जान बाबर साहब बैठे हैं, आप हैं, ये बता दें कि कहाँ के रूल्स की वायलेशन हुई है, कहाँ पे कानून टूटा है, आइन टूटा है, या क्या वायलेशन क्या हुई है। एक सीएम इस्तीफा देता है, उसके जब बात जो है ना कहाँ पे लिखा है रूल्स में कि गवर्नर जो है वो उसकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। बड़ी अफसोस की बात है। मतलब किस तरफ हम इन चीजों को लेके जा रहे हैं। कानून की वायलेशन कहाँ हुई है इख्तियार वली साहब? मैं ये आपका नुक्ता आगे शौकत साहब में ले जाता हूँ। इख्तियार वली साहब जरा बता दें कहाँ पे आपको इतराज है इसके ऊपर। जब तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके रेजिग्नेशन के बाद वो डीनोटिफाई नहीं हो जाता, जब तक उसकी काबीना बरतरफ नहीं हो जाती, दूसरे वजीर आला का इंतखाब ये गैर आईनी गैर कानूनी होता है। शौकत साहब, मैं मानता हूँ ये बात आपको सूट नहीं करेगी, आपको पसंद नहीं करेगी, लेकिन यही कानून है, यही आईन है। दूसरा, आपने एक बात की कि हमारे मेंबरान इंटैक्ट थे, हम तोड़ नहीं सके। भाई एक बात तो याद रखिए कि आपने अपने मेंबरान को हब्से बेजा में रखा हुआ था, सीएम हाउस में आपने 5 दिन उनको बंद करके रखा हुआ था, वहीं पे खिलाया, वहीं पे पिलाया, और हर नमाज के बाद कुरान पाक बीच में रख के उनसे आपने कस्में वो सिंध हाउस में आपने भी तो रखा हुआ था सर माजी में। आपकी मिसाल भी सामने आती है जब ये तहरीक अदम एतमाद चल रही थी, पीडीएम की हुकूमत। मैं उनका जवाब जो आपने किया वो इन्होंने कर दिया। जो मैं इनका जवाब दे देता हूं ना, फिर मैं आपका भी देता हूं। और फिर आपने उनके मोबाइल भी छीन लिए थे एक। उसके अलावा अगर आपके मेंबरान इतने ही इंटैक्ट थे और आपको उन पे इतना ही फख्र है और नाज है और आपको यकीन है, तो फिर जो भी गुज़श्ता इलेक्शन हुआ है सेनेट का, अभी कोई 1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है, अपोजिशन के 1.5 सेनेटर की कोई उसकी वक़्त थी या उनकी कैपेसिटी थी। आपने 2 सेनेटर हमारे साथ क्यों माने? हमें क्यों 2 सेनेटर हमारे बना के दिए? इसलिए कि आपको पता था कि अगर ओपन बैलेटिंग होगी, सीक्रेट बैलेटिंग होगी और हर बंदा जाके अपनी कैंपेन करेगा, तो आपके पास आधे मेंबर भी नहीं टिकने थे। ये आपको भी पता था, ये हमें भी पता था। तो ऐसे मत करें। हमें भी मालूम है कि कौन कितना इंटैक्ट है। आपके अपने मेंबरान पर यकीन नहीं था, इसीलिए आपने अपोजिशन को 2 सेनेट की नशिस्तें दी, वरना आपकी आधी से ज्यादा जमात चली जाती। अब आते हैं सूबे के हालात पर। देखिए, हमें ना सुहेल अफरीदी की शक्ल सूरत से कोई इख्तिलाफ है, पसंद नापसंद की कोई बात है। दूसरा, मैं आपको भी बता दूं कि वी डोंट हैव एनी लव स्टोरी और रोमांस विद अली अमीन गंडापुर, ना अभी है ना पहले था। सही है। द ओनली थिंग इज
कि हम चाहते हैं कि सूबे और वफाक वो मिलजुल कर चलें। ऐसे नहीं हो सकता कि एक वक्त में वफाक एक पॉलिसी बनाए और सूबा तो कोई दूसरी आप पॉलिसी इनको बनाए। काम करने दें, सुहेल आफरीदी को आने दें, हो सकता है कि ये उससे बेहतर साबित हो सूबे के लिए। इख्तियार वली साहब, मेरी जान, ये जो सुहेल आफरीदी में इतनी सारी खूबियां आज इनको नजर आई हैं, माँ सदके, ये कुर्बानियां, ये सारी निशानियां इनको फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क्यों नजर नहीं आई? लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि यहां पर तहरीक इंसाफ में एक गंडापुर के बाद दूसरा गंडापुर आता है। अच्छा। एक अली के बाद दूसरा अली आता है, एक टिकटॉकर के बाद दूसरा टिकटॉकर आता है, एक अदाकार के बाद दूसरा अदाकार आ जाता है। अगर मैं बात करूं, ये सारी बातें छोड़ दें, 13 साल से आपकी हुकूमत है। आज आप कहते हैं कि हमने कबाइल पे बड़ा एहसान किया है। कबाइल को अपील, वकील और दलील का हक हमने दिया है, नवाज शरीफ ने दिया है, मुस्लिम लीग नून ने दिया है। आपने अगर 13 साल में कबाइली अजला में कोई एक कॉलेज बनाया हो, शौकत चले साहब अब बना देंगे। साबिका फाटा से एक वजीर आला आ रहा है, मुंतखब वजीर आला आ रहा है, चले उनको थोड़ा सा मौका तो दें। इख्तियार वली साहब, मैं जरा जानना चाह रहा हूँ, मैं उनका मौका नहीं रोक रहा हूं, लेकिन जितना वो अपनी वकालत कर रहे हैं उनको कर ले। महमूद बाबर साहब, कुछ आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं? फिर मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब की तरफ जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि आपने इसकी कानूनी हैसियत पूछी है कि यार ये हमसे अगर पूछा जा रहा है कि हम कहें, जैसे कि हमारे बड़े भाई शौकत यूसुफजई साहब ने ये कहा कि हम तीनों बैठे हुए, आप बताएं कि ये क्यों ऐसा नहीं होने दिया जा रहा। तो इसके लिए एक और भी तरीक़ेकार है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट है, इसका एक तरीक़ेकार है, जब इसमें दरख्वास्त आती है तो उस दरख्वास्त को ये देखा जाता है काबिल समात है भी या नहीं है। तो जब उसमें नुकात को देखा जाता है कि हाँ इसमें कोई ऐसी बात है कि जिस पे फैसला हो सकता है, तब ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब है कि अदलिया में बुनियादी तौर पे उस दरख्वास्त के एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उस पर बात हो सकती है, उस पर कोई और भी फैसला आ सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बातें हम कमज़ोर लोग करने की बजाय अगर उन जजों का इंतज़ार कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि सुहेल खान साहब हों या जो भी हों, वो इनका हक है कि वो जिसको भी वो वज़ीर आला बनाना बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो उनकी पार्टी का हक है, वो पार्टी का हक है क्योंकि वो किसी को भी बनाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। शौकत यूसुफजई साहब, बड़ा अहम सवाल है कि आपकी जमात वफाक को कह रही है कि अफगान पॉलिसी बदलें, लेकिन इतने ही जज्बे से अफगानिस्तान को नहीं आपने कहा है कि वो भी अपनी पॉलिसी बदलें, दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें ख़त्म करें। जो अफगानिस्तान ने हमला किया है वो भी उस वक्त जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में थे। पॉलिसी गलत है या सही, लेकिन 30 शहादतों पर इस मुल्क जो अफगानिस्तान की जानिब से हुआ है उसकी मजम्मत तो होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, मैंने की है, पार्टी की तरफ से की है, और जो कुछ हुआ अफगानिस्तान से हमला हुआ मैंने उसकी मजम्मत भी की है, और जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान ने उसकी हिमायत भी करते हैं। ये तो बिल्कुल, हमें तो ये पता नहीं क्या समझते हैं कि हम पता नहीं किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, उनकी कोई नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सिर्फ बात ही करते हैं कि इससे पहले की जो हमारी सिचुएशन थी कि अफगान हुकूमत से बात की जाए। आप अमेरिका में बैठ के 2-2, 3-3 हफ्ते गुजारते हैं, किसी और मुल्क में जाके पूरा हफ्ता गुजारते हैं, तो काबुल हमारे पास है 3 लेकिन वजीर आला और अफगानी पीटीआई की जानिब से हमें कोई मजम्मत का बयान सुनाई नहीं दिया इन शहादतों के ऊपर। शौकत यूसुफजई साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन अफगानी पीटीआई की कम से कम वजीर आला ही जेल में है। जब हम बात करते हैं, नहीं, हम जब बात करते हैं ना, तो हमारी बात कोई अपनी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये पार्टी की भी पॉलिसी है कि हम देखें, हम जो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो तो हम इसलिए करते हैं कि आप जंग बेशक करें, जंग तो एक तरफ, अगर आप पे हमला करते हैं तो आप भी जवाबी कार्रवाई करें, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान, इससे बातचीत किए बगैर मसले का हल निकलता तो 20 सालों में निकल जाता ना। दहशतगर्दी कोई आज का मामला तो नहीं है। चलो हमारे यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? वहां भी तो दहशतगर्दी हो रही है, वहां इनको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है उसके ऊपर कि वहां जो दहशतगर्दी हो रही है, कि यहाँ पे सिर्फ पीटीआई के सामने तोपें चला रहे हैं कि जी ये जिम्मेदार है। देखिए, जब तक आप इंटरफेरेंस बंद नहीं करेंगे अफगानिस्तान से,
जब तक वहाँ दरानंदाजी ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं करेंगे, आप सूबे में अमन नहीं ला सकते। हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे ख़त्म हो, उसके लिए पॉलिसी वज़ा करें। ये जो फैसले वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के करके हम पे मुसल्लत करते हैं, तो यहाँ की बैठ के करें ना। यहाँ जो मुंतखब हुकूमत है, स्टेक होल्डर, उनको एतमाद में लेकर कर लें, बात ख़त्म। इनका जहन बन गया है कि मुखालिफों को कुछ लो। तो देखिए, ये तो पाकिस्तान की आवाम है, 70-80% लोगों ने PTI को वोट दिया है। आपने आप इसमें कोई शक नहीं कि आप पंजाब हार चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इख्तियार वली साहब इसी चीज के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर मैं चाहूंगा कि लेकिन ये सारी चीजें, टाइम बहुत कम है, सारी चीजें अपनी जगह, एक मिनट, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अब खुदा के लिए आपने हुकूमतें बना ली है ना, तो अब यहाँ का मुझे साथ लेकर चले। इख्तियार वली साहब, क्यों नहीं आप खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी का शिकार सूबा है, आप क्यों नहीं नए वज़ीर आला और इमरान खान भी इस दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं आपकी अफगान पॉलिसी से ही जोड़ते हैं? आप सूबाई हुकूमत से क्यों नहीं पूछते आप क्या चाहते हैं और क्या पॉलिसी इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं? इसके ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा। देखिए, हम तो चाहते यही हैं कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैंडेट आ ही गया है, बदकिस्मती से आप इस सूबे पे हाकिम बन गए, वो भी उससे ज्यादा बदकिस्मती है कि तीसरी बार बन गए, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आप मुल्क की बुनियादी असास के साथ या आप पाकिस्तान की बुनियादी असास की तौहीन करते हैं। आप लोग पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए के साथ मुखलिस नहीं हैं। आप लोग वो काम करते हैं जो मुल्क के दुश्मन करते हैं। आज भी आप देख लें, जो आपकी सोशल मीडिया कह रही है वो कुछ और है, जो नेशनल मीडिया पर आपके लीडरशिप कह रहे हैं वो कुछ और है। आप आज बात करते हैं जाफर एक्सप्रेस की या बलूचिस्तान की, तो मैं जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की अगर आपको मिसाल दूं, फिर अगर मैं आपको मई 2025 की मिसाल दूं जब इंडिया ने अटैक किया था, आपकी मीडिया, सोशल मीडिया कहां खड़ी थी? आपकी लीडरशिप तो कहती थी कि ये तो नूरा कुश्ती है। आपका अपोजिशन लीडर कहता था हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। आपकी पार्टी के लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, जो मुझे मीडिया पे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या फायदा? हम तो ये नहीं कहते हैं कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है, हम तो ये नहीं कहते कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आपके मामला बिल्कुल सिलसिला जो आपका है वो तो चलता ही रहेगा। महमूद जान बाबर साहब से भी मुझे फाइनल कमेंट लेना, उनका भी फाइनल कमेंट मैं उनसे लेना चाहूंगा। महमूद जान बाबर साहब, फाइनल कमेंट। बिल्कुल, के लोग के यहाँ पे आके सिर्फ बयान देते हैं, इस सूबे में कोई अमली कदम नहीं उठाते। यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा शिकवा है इस वक्त यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कोई अमली किरदार है नहीं। इस सूबे के लोग उनसे नाराज हैं। मैं खुद मानता हूँ है ना, ये किरदार है ना कि जो हुकूमत बन रही है आपके मैंडेट से उसको रोक रहे हैं। मुख्तसर है। महमूद जान बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद थे, और शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कल का दिन नाज़रीन बड़ा अहम है और देखना ये होगा कि क्या अब वज़ीर आला हलफ उठा भी पाते हैं अदालती हुक्म के मुताबिक, या फिर कोई जो अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा में वो कोई इसमें रखना डालने की कोशिश करती है। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन मुझे, और ब्रेक के बाद गज़ा की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा में अमन मुआहदे के बाद भी इसराइल की हठधर्मी जारी है। इसराइल ने कहा है कि जब तक हमास तमाम इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस नहीं करती, रफ़ा क्रॉसिंग को बंद रखा जाएगा और गज़ा जाने वाली इमदाद को कम किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने कहा है कि गज़ा में बड़े पैमाने पर इमदाद की तरसील अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब। फरमाइएगा कि गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ट्रंप ने दस्तखत से पहले इसराइल का दौरा किया, वहाँ खिताब भी किया। मुआहदे से पहले इसराइल ने कतर में मौजूद हमास रहनुमाओं पर हमला भी किया। गज़ा में अभी तक बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हो सकी हैं, तो क्या उम्मीदें और खदशात हैं इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद? जी, इसमें जो पहली कदम जो लिया गया है वो अहम है। एक सीज़फायर हो गया फिलहाल। इसमें जो फ़लस्तीनी और इजरायली जो कैप्टिव्स थे उनके एक्सचेंज हुई है, और ये माना गया है कि इमदाद गाज़ा की पॉपुलेशन को पहुंची
जाएगी और उसमें जो एंट्री पॉइंट्स है उसको खोला जाएगा। अब जो इजराइल कर रहा है वो यूजुअल उसकी नॉर्मल ये हरकतें होती हैं कि कहाँ न कहाँ वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। पर मेरे ख्याल में जब तक के ट्रम्प साहब की कमिटमेंट है इस मुआहदे पर, अच्छा, तो उनको इस्तेमाल करके और इजराइल को मनवाना पड़ेगा कि मुआहदे को इम्प्लीमेंट करें सही तरह से। अच्छा मुनीर अकरम साहब, मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। इसराइल के ख़िलाफ़ दुनिया भर से आवाज़ें भी उठ रही थी, तो क्या इसराइल सिर्फ इस वजह से इस वक्त मुआहदा कर रहा है और यरगमालियों की रिहाई के बाद फिर जंग शुरू कर सकता है, या फिर अमरीकी सदर की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत के बाद इसराइल जंग से बाज रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल साफ है कि नेतन्याहू को जो रोक सकता है वो सिर्फ ट्रम्प साहब, और उन्हीं की वजह से जब उन्होंने दबाव डाला नेतन्याहू पर तो उसने कतर से माफी मांगी और ये जो सुलह है इसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए। उसमें अदल बदल की जरूर, पर उनको मनवाने में ट्रम्प साहब का प्रेशर था जिस वजह से वो माना है। तो इसीलिए आगे भी बढ़ने में इसमें देखें मुआहदे में कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी। अच्छी चीजें क्या हैं इसमें कि उन्होंने कहा है कि जिससे गाजा से पॉपुलेशन को बाहर नहीं निकाला जाएगा। दूसरा कि वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन नहीं होगी, और तीसरा कि जब कंडीशंस जैसी पेश आती हैं तो जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसके ऊपर भी मुज़ाकरात होंगी और वो उसको इस्टेब्लिश करने की बात होगी। ये पॉजिटिव चीजें हैं। अब इसमें क्लैरिटी रहती है कि उन्होंने कहा हमास को डिसआर्म करें और हमास की गवर्नेंस नहीं हो। अब ये बड़ा मुश्किल मसला है क्योंकि हमास तो इलेक्ट हुई थी गाजा में 8 साल पहले, और अभी भी वहां कोई यानी कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वहां कोई ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टेंस, अस्पताल चलाना है, सब कुछ चलाना है, वो और कोई नहीं, वहां और कोई इदारा नहीं है जो चला सकता है। तो इसीलिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि जी हमास का रोल क्या होगा, उसको किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक। दूसरी तरफ से इजराइल गाजा से नहीं निकला अब तक, उनकी फौजें अब तक बैठी भी हैं, और वो उनको कैसे निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा, उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। उसके आगे फिर वो जो बातें हैं कि गवर्नेंस कैसी होगी, नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता है मुनीर अकरम साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हमास का रोल क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गजा की तामीर नौ और निज़ाम चलाने के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की भी बात इस मुआहदे में शामिल है, और एक फोर्स भी कायम करने की शिक भी मुआहदे के अंदर मौजूद है। इस सारे मामले के बाद क्या अब इस चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसराइल गजा से मुकम्मल इनखला करेगा अगर ये सेटअप जिसकी बात हो रही है वो आ जाता है? तो मेरे ख्याल में जो ख्याल तो यही है कि टेक्नोक्रेटिक हुकूमत बनेगी, पर देखें वो टेक्नोक्रेटिक हुकूमत तो कहाँ से आएगी? फलस्तीनी की होनी चाहिए, तो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर वो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को ढूंढते हैं तो वहां काम चलाने के लिए उन पे तो सिर्फ वही है ना जो हमास के साथ काम कर रहे थे, जो या तो हमास के साथ थे या वहां कोऑपरेट कर रहे थे। तो अगर हुकूमत करनी होगी तो हमास को किस तरह से हटाया जाएगा, ये एक बड़ा मसला है। और फिर अगर तो फिर इजरायली ये कंडीशन लगा कर फिर वो कहेंगे हम गाजा से नहीं निकलते हैं। तो ये दो मसले अभी बहुत अहम हैं, इनको रिजॉल्व करने की जरूरत होगी अगले दिनों में। अच्छा मुनीर अकरम साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा शर्म शेख में बहुत ही पजीराई हुई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की, फील्ड मार्शल साहब की भी बड़ी तारीफ़ हुई है। तो इस सारे मामले के ऊपर अगर हम इसको देखें तो पाकिस्तान का किरदार, आप इस गज़ा के अंदर जो पीस हो रहा है, अमन मुआहदा हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का किरदार, इसको कैसा देख रहे हैं आप? कितना वाइटल रोल अदा किया है पाकिस्तान ने? जी देखिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। जो ये 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है।
जो हमारे ये पूरे खत्ते में अरब ममालिक हैं वो सब पाकिस्तान को अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट के हमने ट्रंप साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं पर्सनल लेवल पर, फील्ड मार्शल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तो अच्छे ताल्लुकात। तो ये सब कंडीशंस की वजह से हमारा रोल माना गया है और हमें इसमें शामिल किया गया है। पर हमने क्लियर होना चाहिए कि देखें हमारा रोल एक सपोर्टिंग रोल होगा। हम जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें वो फलस्तीनियों की है, और फिर जो बाकी जो उसके इर्द गिर्द जो अरब हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रोल यही है कि हम सपोर्ट करें जहां भी अरब और मुस्लिम कंसेंसस जहां जिस चीज पर हो उसको हम सपोर्ट करें। हमारा रोल वहां तक रहना चाहिए, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हम उस खित्ते में है ही नहीं, बिल्कुल तो दूर है उससे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको कर रहे थे और गज़ा का जो पीस मुआहिदा है उसका मुस्तक़बिल क्या होगा इसके ऊपर तफसील से रोशनी डाल रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।